नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अपनी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने भारत में जो कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, अंग्रेज हैं, इनके आगमन को, यानी कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनके आगमन को पढ़ा था, और भारत में कैसे यूरोप से व्यापार का नाता जुड़ता है उसके बारे में पढ़ा था। धीरे धीरे हम पढ़ते गए और अपनी क्लास आज पहुंच चुकी है बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता पर। बंगाल के कुछ नवाब हैं और मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, मीर जाफ़र, मीर कासिम, और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि को आज इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। आपको स्टोरी की तरह समझाएंगे ताकि आपको बाद में कभी भी इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये क्लास ही याद हो जाएगी। क्लियर है? तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपका टॉपिक है, और ये वाला जो सेशन रहता है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को समस्या आती है और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और गौर से लिखिएगा और अपनी नोटबुक में इससे अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बारे में। सबसे पहले यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बंगाल में कैसे अंग्रेजी प्रभुसत्ता की शुरुआत होती है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल की जो स्थापना की गई थी वो बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो लगभग मुग़ल काल का क्या है, जो मुग़ल साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि उसके बाद प्रभुत्व शुरू हो जाता है किसका, अंग्रेजी प्रभुसत्ता का। अंग्रेजों का शासन आना अब शुरू हो जाता है और मुग़ल काल की समाप्ति की ओर ये चलता है। तो लगभग 1757 के प्लासी के युद्ध के करीब की बात करें तो यहाँ पर लगभग ये निपट ही जाता है, मतलब मुग़ल काल अपने अंतिम दौर पर चल रहा होता है। 1857 में अंतिम तौर पर 1857 में अंतिम तौर पर इनका एक शासक होता है मुग़ल साम्राज्य का, और वो होता है बहादुर शाह जफ़र सेकंड। कौन होता है? बहादुर शाह जफ़र सेकंड। तो जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड होता है, यहाँ पर 1857 क्रांति में तो लगभग क्या संपूर्णतया ही मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी प्रभुसत्ता। तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता, देखिए, जो अंग्रेज आए थे मुग़ल शासनकाल में, तो सबसे पहले वो किसके शासनकाल में आए थे? अकबर के शासनकाल में आए थे, लेकिन उनका इतना प्रभाव भारत के अंतर्गत उस समय देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने जहांगीर के शासनकाल में आते हैं वो, और जहांगीर के काल में आकर जहांगीर से अनुमति मांगते हैं वो अपनी फैक्ट्रियां डालने की और के व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। उनको लाइसेंस मिलता है, 2 लाइसेंस भी मिलते हैं ताकि वो अनुमति मतलब व्यापार कर सकें। अब स्टार्टिंग होती है यहाँ से। तो जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद जितने भी मुग़ल शासक सत्ता संभालने के बाद आते हैं वे शासक ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुग़ल काल का पतन शुरू हो जाता है और अंग्रेजी जो शासन है वो अब देश में लागू होने लगता है। अंग्रेजी जो प्रभुसत्ता है वो देश के अंतर्गत अब दिखने लगती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासकों, या यूं कहें कि मुग़ल काल का पतन का दौर शुरू हो जाता है। इस क्रम में मुग़लों के द्वारा जो जो क्षेत्र जीत लिए गए थे उनमें से ज़्यादातर क्षेत्र अब अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयासों में जुट गए थे। इन क्षेत्रों में मुख्यतः बंगाल का क्षेत्र था, और यह क्षेत्र काफ़ी हद तक इन प्रयासों में सफल भी रहा था। तो पहले जब बंगाल का क्षेत्र था तो वो इस तरीके से था, उसमें क्या था, बंगाल था और बिहार था और उड़ीसा वाला क्षेत्र था। तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बंगाल का क्षेत्र कहते थे उस समय 1717 से 1751 में। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, बंगाल का सूबेदार, यानी कि जिसे हम नवाब कह सकते हैं, तो बंगाल का सूबेदार कौन था 1717 में? मुर्शिद कुली खां था। इसी समय में व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। हालांकि वो मुग़लों
को समय समय पर अपनी तरफ से नजराना भेजता रहता था। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया? तो मुर्शिद कुली खान ने बनाया था, जो कि एक बंगाल का सूबेदार था, या आप उसे नवाब कह सकते हैं। और इसने स्वतंत्र कार्य करने के लिए ये जाना जाता है। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। तो 1727 में किसका शासनकाल आता है? मुर्शिद कुली खां के स्थान पर आता है शुजाउद्दौला का। किसका शासनकाल आता है? शुजाउद्दौला का। और यहाँ से अब आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैसे प्लासी के युद्ध में कैसे बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है, चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। जब शुजाउद्दौला मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बन जाता है, ये एक नवाब प्रिय शासन था और एक अच्छा शासक इसको कहा जा सकता है। 1732 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया। तो अलीवर्दी खां को क्या किया गया? बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया जाता है। 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। तो शुजाउद्दौला का पुत्र था कौन? सरफराज खां। तो शुजाउद्दौला किसके स्थान पर आता है? मुर्शिद कुली खां के स्थान पर। मुर्शिद कुली खां का शुजाउद्दौला का बेटा कौन है? सरफराज खां। 1739 में इसका निधन हो जाता है और सरफराज खां अब नवाब बन जाता है। इसके समय 1740 में अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में सरफराज खां मारा गया। तो मतलब ये व्यक्ति एक साल भी आप बोल सकते हो शासन ढंग से न कर पाया, और इसी बीच अलीवर्दी खां के विद्रोह के कारण ये मारा जाता है और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। क्योंकि इसको इतनी समझ भी नहीं थी, शासन चलाने की व्यवस्था के बारे में इतना जानता भी नहीं था, पिता की मृत्यु होती है, शोक से भी नहीं निकला था, और इतने में एक विद्रोह हो जाता है और सरफराज खां को उसमें मार दिया जाता है। और इसके बाद अलीवर्दी खां अब बंगाल का नवाब बन जाता है। अब शासनकाल शुरू होता है अलीवर्दी खां का। तो यहाँ से समझते हैं, उस समय एक सेना नायक था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। वह सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज की हत्या कर देता है और 1740 में बंगाल की सत्ता अपने हाथों में ले लेता है और बंगाल का नया नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां अब बंगाल का नया नवाब बन चुका है। किसके स्थान पर? सरफराज खान के स्थान पर। और सरफराज खान किसका बेटा था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी अभी बताया मैंने। अलीवर्दी खान ने मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भी भेजा था ताकि मुगल उससे कुछ ना कहें, और ऐसा हुआ भी। मुगलों की तरफ से यह नजराना स्वीकार कर लिया गया। इसको डर था कि कहीं मुगल साम्राज्य अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो अलीवर्दी खां भी अब अपनी सत्ता को खो बैठेगा और मुगल अलीवर्दी खां को भी हरा देंगे, और युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है अलीवर्दी खां कहीं ना कहीं मारा जा सकता था। तो अलीवर्दी खां ने ये पहले ही भांप लिया था कि कहीं मुगल आक्रमण ना कर दें, इसलिए उसने 2 करोड़ रुपए का नजराना भी भेज दिया। 2 करोड़ रुपए को देखकर मुगल साम्राज्य इसको स्वीकार कर लेता है, और फिर अलीवर्दी खां बंगाल की शासन व्यवस्था संभालने लगा था। अलीवर्दी खां बंगाल की सत्ता पर 1740 से 1756 तक लगभग 16 वर्ष तक रहता है, और अपने इस काल में वह बंगाल को एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आज़ाद क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है। अलीवर्दी खां 16 वर्ष के शासनकाल में बात की जाए तो यहाँ पर अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो मुगल कह देते हैं कि भाई अब आप भी व्यापार कर सकते हो, क्योंकि व्यापार करोगे तो सुख समृद्धि आएगी, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी हटेगी, लोगों को काम भी मिलेगा। तो वे भी अपने व्यापार का विस्तार बंगाल में बढ़ चढ़कर कर रही थी। इसने यूरोपियों को उपमा मधुमक्खियों से की थी, मतलब यूरोपियों की जो तुलना की थी मधुमक्खियों से की थी। इसके अनुसार यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगे, ऐसा कहा जाता है। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र न होने के कारण इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अलीवर्दी खां का क्या था? कोई बेटा ही नहीं था, कोई पुत्र ही नहीं था। इसने क्या किया? अपने सबसे छोटी जो बेटी थी, अपनी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसका जो बेटा था, बेटा का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। इसने उसको अपना
उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि 16 वर्ष का शासनकाल हो गया था और अब अलीवर्दी खां भी थोड़ा सा बुढ़ापे की ओर एक तरीके से कह सकते हो आप चलने लगा था। मतलब अब इसको लगा था कि शासन व्यवस्था के लिए किसी ना किसी को नियुक्त करना चाहिए। तो इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसने क्या किया, अपनी जो बेटी थी उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला, इसने उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है और उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। भाई सीधी सीधी स्वाभाविक सी बात है कि बेटी के पुत्र को उन्होंने बंगाल की सत्ता दे दी, तो स्वाभाविक सी बात है मंत्रिमंडल की बात करें या फिर उनके जो घर परिवार के लोग थे उनके अंदर भी अब जैसे चाचा है, मौसी है, उनको भी लगा कि हमारे बेटे को क्यों नहीं लिया, हमको क्यों नहीं बनाया। तो इनके अंदर भी क्या है, एक जलन की भावना पैदा होने लगती है और अब ये किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी एक तरीके से षड्यंत्र रचने लगते हैं। सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ संबंध बिगड़ गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नवाब के जो शत्रु थे, सिराजुद्दौला के जो शत्रु थे, उनको शरण दे रखी थी। नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। नवाब ने किया क्या, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम मैंने आपको पढ़ाया था फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, तो फोर्ट विलियम पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। 5 दिन के युद्ध के बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू पर शरण ली। यानी कि अब इसने क्या किया, इसको पता था कि मैं अंग्रेजों को हरा दूंगा, और इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया था कि जो सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे उनमें क्या किया, उनको इन्होंने शरण दे रखी थी। दूसरा, ये जो बस्तियां थी उनकी दुर्गीकरण कर रहे थे, यानी कि उनकी बसावट, मतलब एक तरीके से दुर्ग बनाने का कार्य भी ये कर रहे थे। तो अंग्रेजों से ये लड़ता है, लगभग 5 दिन लड़ता है, उसके बाद अंग्रेज हार जाते हैं और अंग्रेज फुल्टा नामक टापू पर शरण ले लेते हैं। अब बात आती है कालकोठरी की घटना, इसको समझिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। 20 जून 1756, इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलविल ने किया है। किसने किया है, हॉलविल ने। हॉलविल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 140 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी की घटना को समझिए, इसमें दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और हॉलविल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे। संभवतः यह हॉलविल की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती है। क्लाइव के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अब आता है रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव। और आपसे प्रश्न पूछता है, सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। ये आपसे प्रश्न पूछता है। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद, अच्छा ये बात हो चुकी है, नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी से असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। देखिए, बात ये थी कि बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और 140 जो अंग्रेज थे उनको बंदी बना लिया। उसमें से 123 मारे गए, 23 जीवित रहे। अब ये घटना जब अंग्रेजों के जो जनरल थे, ऐसे बोल सकते हो, जो जनरल था उनका मुखिया था, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव आता है, भाई उसको पता चल जाता है। अब उसने तो ये ठान ली कि मुझे सिराजुद्दौला को हराना है कैसे भी करके, बंगाल से सिराजुद्दौला को हटाकर कोई नया नवाब बनाना है और बंगाल पर अधिकार स्वयं करना है। उसने ये सोच लिया। तो उसने, भाई अंग्रेजी को शुरुआत से ही नीति रही है, फूट डालो राज करो, तो इसके षड्यंत्र रचने की शुरुआत उसने कर दी। तो देखिए, कोई भी परिवार होता है तो कहीं ना कहीं उसके दुश्मन उसके परिवार में ही होते हैं। रावण के परिवार में भी आपको विभीषण मिल ही गया था, तो इसी तरीके से सिराजुद्दौला के परिवार में भी उसके विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति मिलना एक स्वाभाविक सी बात थी। तो इनको इस षड्यंत्र के षड्यंत्र था सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो इसमें मुख्य सेनापति मीर जाफर, इनका सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था कौन था, मीर जाफर। इसका दीवान था राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी था यार लतीफ़ और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ सम्मिलित थे।
मतलब इस षड्यंत्र में नवाब के। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, प्लासी का बैटल। तो 23 जून 1757, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, प्रश्न पूछता है। प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो प्लासी कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव की नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के हुआ। चूंकि जो सिराजुद्दौला की सेना कितनी थी? 50,000 की सेना थी, और क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना थी। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर बंद कर दिया गया। होता क्या है कि अंग्रेजों ने किसको पकड़ लिया? मीर जाफर को। अब मीर जाफर किसको पकड़ लिया? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? मुख्य सेनापति था। अब एक बात बताइए, किसी सेना का मुख्य सेनापति, जो मुख्य सेनापति ही अगर अंग्रेजों से मिल जाएगा तो जीतेगा कौन? जाहिर सी बात है अंग्रेज ही जीतेंगे। सिराजुद्दौला को तो हारना था। अब सिराजुद्दौला हार गया, भाई विभीषण तो मिलना तय है, विभीषण मिल गए उनको। तो क्लाइव यहाँ पर जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, मुर्शिदाबाद भाग जाता है। मुर्शिदाबाद में उसको पकड़ लिया जाता है और वहाँ पर उसको, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। अब मीर जाफर को लगा कि मुझे तो भाई अब यहाँ का राजा बनना चाहिए। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब भी बना दिया जाता है। इस खुशी में बना देते हैं, और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से धन मिला। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों की तो एक ही नीति है, फूट डालो, राज करो, और कैसे भी करके लूटपाट करो। तो इस तरह प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डली। तो यहाँ से अब अंग्रेजों की स्टार्टिंग एक बड़े स्तर पर होने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मीर जाफर तो अब एक कठपुतली बन गया है। मीर जाफर क्या है? एक कठपुतली बन चुका है, और शासन तो वास्तविक रूप से कौन करेंगे? अंग्रेज ही करेंगे। कंपनी को 24 परगना जिले दीवानी प्राप्त हुई। अब 24 परगना मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मीर जाफर को हरा दिया जाए, मीर जाफर को नवाब बनाया जाए। अंग्रेज तो सिर्फ इतना चाहते थे कि मीर जाफर का सहारा लेकर सिराजुद्दौला को हरा दिया जाए। इसलिए मीर जाफर को अंग्रेजों ने मात्र कठपुतली का नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी सिर्फ नाम का शासक। अब कहेंगे आप नाम का शासक उसको बना दिया, वास्तविक रूप से तो शासक कौन कर रहा था? वास्तविक रूप से शासन अंग्रेज ही कर रहे थे, लेकिन एक कठपुतली के तौर पर मीर जाफर को बैठा दिया था नवाब के तौर पर। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया, और इसके स्थान पर वेंसेस्टार्ट बंगाल का नवाब बनकर भारत आया। मतलब क्लाइव कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है वापस, और इसके स्थान पर वेंसेस्टार्ट बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आ जाता है। मीर जाफर ने जो शासन का शासनकाल था वो 1757 से 1760 ईस्वी तक था। वेंसेस्टार्ट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए मीर जाफर का दामाद मीर कासिम से समझौता कर लिया। अब देखिए, मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। अब मीर जाफर को पता लगने लग गया कि मुझे तो एक कठपुतली बना दिया इन अंग्रेजों ने, अब मैं क्या करूं? तो ये इनके विरुद्ध कार्य करने लगा, कुछ निर्णय अंग्रेजों के विरुद्ध भी देने लगा। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो अब हमारे भी विरुद्ध जा रहा है, ये तो सिराजुद्दौला के कदमों पे चलने लग गया एक तरीके से। तो अब मीर जाफर का एक दामाद था और मीर कासिम, अंग्रेजों ने इसके साथ समझौता कर लिया। भाई इसके साथ समझौता करके क्या हुआ? तो बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। बदले में मीर कासिम कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को धन देगा। अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को हटाने का पूरा काम कर लिया, और अब बोल दिया कि भाई तुम्हारे दामाद जी हैं मीर कासिम, इनको बना दिया जाएगा, और एक समझौता कर लिया। इसमें बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव जिलों और अधिकारियों को धन देगा ये। अब मीर कासिम, भाई किसी को शासन सत्ता मिलेगी तो हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि मुझे सत्ता मिल जाए, थोड़ा बहुत उसमें से देना पड़ जाए तो दे देगा। तो ऐसा ही मीर कासिम ने किया। इसके बाद वेंसेस्टार्ट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद इस्तीफा दे दिया।
मतलब मीर जाफर ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम अब नवाब बन गया। अंग्रेजों की तो चाल ही थी कि मीर जाफर को अब हटाया जाए और मीर कासिम को लाया जाए, तो मीर कासिम अब बंगाल का नवाब बन जाता है। मीर कासिम का जो शासनकाल था वो 1760 से 1763 ईस्वी तक, लगभग 3 साल तक इसने भी शासन अपना किया। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। परंतु बाद में जैसा अंग्रेजों ने सोचा था, मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। भाई कुछ समय तक मीर कासिम को भी लगा कि मैं एक तरीके से नवाब बन जाऊंगा तो बंगाल को अपने हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन अंग्रेज हर चीज़ में हस्तक्षेप करते थे। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई मीर कासिम भी हमारे लिए एक कांटा है, तो इसको भी हटाया जाए। तो उसके विपरीत भी उन्होंने कार्य को किया। मतलब मीर कासिम ने अंग्रेजों जैसा वादा किया था, उसके विपरीत उसने कार्य शुरू कर दिए। अंग्रेजों की इच्छा थी कि मीर कासिम को भी मीर जाफर की तरह, उनकी कठपुतली की तरह कार्य करे, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करे और उनसे अलग होके अपने स्वतंत्र कार्य करे, और वे कुछ इस प्रकार हैं। मतलब यहाँ पर बात करते हैं, उस समय बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीज़ों को लेकर भेदभाव भी होता था। जैसे कि यूरोपीय व्यापारियों को टैक्स में बहुत छूट मिलती थी, भारतीयों को व्यापार में यह छूट नहीं दी जाती थी। ऐसे में मीर कासिम ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों को भी काफ़ी छूट दी, जिस कारण अंग्रेजी उससे काफ़ी नाखुश थे। मतलब अंग्रेज जब एक तरीके से कठपुतली किसको बना लेते हैं, मीर कासिम को, मीर जाफर को, इनको कठपुतली बना देते हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, जो यूरोपीय कंपनी थी उन पर टैक्स में बहुत छूट दे देती हैं, और भारतीय जो कंपनियां हैं उनमें छूट नहीं देती थी। लेकिन मीर कासिम जैसे ही आया तो उसने क्या किया, भाई यूरोपीय कंपनियों को व्यापारिक मामलों में छूट दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, भारतीय कंपनियों को भी छूट दे देते हैं व्यापारिक जो व्यापारिक मामले थे। इन सभी कार्यों को देखते हुए क्या करते हैं अंग्रेज, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मीर कासिम को भी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा है, अब वो उसको हटाने का कार्य में लग जाते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने उसे नवाब पद से हटाने पर विचार करती है। मीर कासिम, इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मतलब ऐसी जो घटना कि भाई भारत की जो कंपनियां थी उनके भी व्यापारिक मामलों में क्या है, भारी छूट देखने को मिल रही थी टैक्स में। तो इस घटना से अंग्रेज तो भाई गुस्सा हो गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध सा छेड़ दिया एक तरीके से। और यहाँ पर युद्ध बन जाता है क्या, बक्सर का युद्ध। यानी कि अब क्या बोलते हैं अंग्रेज कि भाई देखो मीर जाफर को वापस ले आओ, मीर जाफर को वापस ले आओ, इससे तो अच्छा मीर जाफर ही था मीर कासिम से। तो अब यहाँ पर होता है बक्सर का युद्ध। इसमें क्या है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। क्योंकि मुगल के जो मुगल बादशाह थे वो भी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनके शासन व्यवस्था में भी अंग्रेज बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये तीनों लोग मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल एक तरीके से मैन कौन थे, हेक्टर मुनरो थे, इनके विरुद्ध इनकी लड़ाई छिड़ जाती है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो या ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये लड़ाई छिड़ जाती है। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को होता है। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया, अब वो शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है। इस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों ने अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हुई और मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग गया, जबकि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या हुआ, मीर कासिम तो छोड़ के भाग गया, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला थे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1765 में क्लाइव पुनः भारत आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब को से दो अलग अलग संधियां की। अब संधियों की स्टार्टिंग होती है। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन
शुरू हो जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक, तो यहां से अब आप इनके शासनकाल को देख सकते हैं। मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 60 से 63, मीर जाफर पुनः आता है 63 से 65, निजामुद्दौला 65 से 66, सैफुद्दौला 66 से 70 तक, और मुबारकुद्दौला 1770 से 75। तो मेन तो आपके तीन ही हैं, मीर जाफर, मीर कासिम और फिर मीर जाफर। तो यही है, यहीं से प्रश्न पूछता है। और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। और इसमें बंगाल का जो नवाब था उसको 53 लाख रुपए सालाना रुपए कंपनी देगी। और जितने भी प्रशासनिक अधिकार थे, प्रशासन के जितने भी अधिकार थे, प्रशासन था, शक्तियां जितनी भी थी, पुलिस थी, फौज थी, वो सारी की सारी अब किसके हाथों में आ गई? कंपनी के हाथों में आ चुकी थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम, जो कि आत्मसमर्पण कर दिया था बक्सर के युद्ध में, और इनसे अब इनकी संधि होती है। तो कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। तो कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। तो ये 3 संधियां होती हैं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और कंपनी के बीच में, जिसमें आपको इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देगी कंपनी। 26 लाख रुपए की मुगल सम्राट को पेंशन मिलेगी, और मुगल सम्राट को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई। देखिए भाई, यहाँ पर मीर कासिम तो भाग ही गया था, तो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और दिल्ली का जो मुगल सम्राट था कौन? शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के साथ संधियाँ होती हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है किसके साथ? आपका शाह आलम सेकंड के साथ, और द्वितीय जो दूसरी संधि है वो नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। अब इसमें क्या पॉइंट थे उनको समझिए। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। यानी कि इसको पकड़ के इन्होंने क्या किया? मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। मतलब 50 लाख रुपए उल्टे लेगी। शाह आलम सेकंड को पेंशन दी जाएगी, जबकि इससे 50 लाख रुपए लिया और चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा, मतलब टैक्स फ्री व्यापार कर सकेगी अवध में। अब कंपनी अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि में 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा। 72 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। ये भाई साहब और खतरनाक आ गए। इन्होंने क्या किया? द्वैध शासन को ही निपटा दिया। भाई देखो, जो द्वैध शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ये द्वैध शासन इनके द्वारा समाप्ति कर दिया जाता है। यह बोलते हैं नहीं, कोई द्वैध शासन नहीं होगा, सिर्फ कंपनी का शासन होगा। और वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया? कंपनी का ही शासन शुरू कर दिया और द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। और द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ प्रश्न बनते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह प्रश्न पूछ सकता है आपको। तो प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लगाने चाहिए। मुगल काल में कौन सा शहर लंबे समय तक बंगाल की राजधानी, नवाबों की राजधानी रहा? तो इसमें से तो एक ही विकल्प है, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। काल कोठरी की घटना, जिसमें 140 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो ये आपका कहाँ घटी थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? इसका आंसर। और बक्सर का युद्ध 1764 में दिल्ली का शासक कौन था? इसका भी आंसर आप लोग लिखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इन 3 क्वेश्चन के आंसर भी लिखिएगा और इनके क्वेश्चन के आंसर भी लिखिएगा। तो ये था आज का अपना सेशन। और इस सेशन में हमने क्या पढ़ा
हमने पढ़ा इस सेशन के अंतर्गत बंगाल में अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता के बारे में, जिसमें हमने मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दौला सरफराज खां, अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि को समाप्त किया। हमने एक स्टोरी की तरह से पढ़ा है। अगर आप इस सेशन को 2-3 बार देख लेते हैं और अपनी नोटबुक में इस सभी को छाप लेते हैं एक तरीके से नोट्स बनाकर और 2-3 बार रिवीजन करते हैं तो 100% आपको ये याद हो जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।